नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज तक हम लोगों के 3 लेक्चर हो चुके थे। आज हम लोगों का है चौथा लेक्चर। तो हमने इसके पहले जस्ट कुछ रिलेशन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ सम डिफिनेशन, उसके बाद कुछ प्रूफ देखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। तो चलिए लिखिए सम डिफिनेशंस। सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन। ठीक, तो इस डिफिनीशन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल में जब करेंगे हम लोग तो अगर डिफिनीशन नहीं पता रहेगा आप लोगों को तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, जिससे पहले समझा दें, उसके बाद डिफिनीशन लिखाना स्टार्ट करें। तो ये हमारा कैटेनरी रहेगा। मान लीजिए इसको A, इस पॉइंट को B, इसको मिला लीजिए डैश डैश करके। कुछ इस तरीके से। ठीक, तो पहले डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे हम लोग। तो इसको मान लेते हैं C डैश, जो कि कैटेनरी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ठीक, इसको ऐसे डैश डैश करके मिला लीजिए, और इसको हमने कहा था कि क्या है, C, स्मॉल c। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। और लोवेस्ट जो पॉइंट है इसको भी मिला लीजिए ऐसे करके, यहाँ से ऐसे। क्योंकि अभी जब डायग्राम रहेगा इसी के हिसाब से हम डिफिनीशन देंगे। क्लियर, कुछ कैटेनरी इस तरीके से बनाइएगा कि दोनों भाग बराबर हो। कुछ इस तरीके से बना लीजिए। ये पॉइंट हमारा A रहा है, ये पॉइंट B। ठीक, चलिए अब समझिए हमने जो देखा था डिफिनीशन। तो इसमें ध्यान रखिए कि जो कैटेनरी रहता है, जो उसका लोवेस्ट पॉइंट रहता है, ठीक, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। आप लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्लियर, ये ध्यान रखिए। और जब भी कैटेनरी की दोनों पॉइंट जो हैं, पॉइंट A एंड B, वो किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करने लगे, तब उस जो ये हमारा ये पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग स्पैन। तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, स्पैन। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक को, तो इसको कहेंगे स्पैन। कुछ इस तरीके से बनाइए, नहीं तो ये वाला पॉइंट आप लोग समझ जाएंगे, स्पैन। क्लियर, किस कब अगर ऐसा मान लीजिए कैटेनरी का एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो इस केस में जो कैटेनरी बनी, तो इस केस में इसको हम क्या कहेंगे, इसका स्पैन नहीं कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। जब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करने लगे। क्लियर है, यानी कि वो क्या करे, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जो लाइन, अगर उस लाइन पे वो क्या कर रहा है, हमारा दोनों पॉइंट कैटेनरी का लाई कर रहा है, जहाँ पर हम सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड यानी कि जहाँ पर हम कैटेनरी को लटका रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमने ये लिया पिन, दूसरा पिन ये लिया, और कोई कैटेनरी हमने उठाया, कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग उठाया, उसका एक सिरा यहाँ पर बांध दिया, दूसरा सिरा यहाँ पर बांध दिया। ठीक, तो उसके बाद जब कैटेनरी लटके, कुछ ऐसे लटकेगी, अगर ये दोनों पॉइंट केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक, तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग स्पैन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया सबको। तो स्पैन किसे कहेंगे, ये बात समझ में आ गई। क्लियर, और इस केस में जब कैटेनरी लटक रही होगी, जब ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो ये हमारा ये स्पैन है, यहाँ से जो पॉइंट C डैश की बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैग। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम लोग, सैग। क्लियर, तो इसको सैग कहते हैं, किसके बीच का डिस्टेंस, जो हमारा स्पैन है और पॉइंट C, यानी लोवेस्ट पॉइंट एंड जो हमारा स्पैन है उसके बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, सैग। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लीजिए और कहिए ये सैग है, नहीं।
जो लोवेस्ट पॉइंट सी डैश है और परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा स्पैन है। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैग। इतनी बातें समझ में आई। और कैटेनरी देखिए, एक भाग होगा एक्स एक्सिस, मान लीजिए इसको आगे हम बढ़ा के कह दे रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको हम लोग आगे बढ़ा के कहेंगे एक्स एक्सिस। क्लियर, तो कैटेनरी का जो ध्यान रखिए, तो जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनरी का जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसे हम कैटेनरी का क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उस कैटेनरी का हम लोग क्या कहते हैं, उसका एक्सिस कहते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि कैटेनरी का एक्सिस क्या होता है तो वाई एक्सिस होता है, और कैटेनरी का डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाए तो क्या होता है, एक्स एक्सिस। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए डेफिनेशन लिखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P और इसको डिनोट करते हैं यस कामा साई। तो यहाँ पर एक क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो यहाँ पर टेंजेंट ले लीजिए, मान लीजिए एंगल कितना बना रहा है, साई एंगल। तो इसको क्या बोलेंगे, यस। और कहाँ से नापते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमेशा हम लागते हैं लोवेस्ट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक, यस। अगर इसी को एक इसमें इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट है, अगर इसे पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई। यानी जो हमारा वाई होगा इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बताइए, ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वाई पूरा टोटल। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा वाई होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए m पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, x। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। यानी कि अगर a x है तो यहाँ वाला पॉइंट देखिए, अगर a x है, ठीक, अगर मान लीजिए इसके लिए अगर हम माने, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर x है, तो a वाला डिस्टेंस अगर देखें हम यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि a डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। क्लियर है। और इधर इतना डिस्टेंस देखें और इधर इतना डिस्टेंस देखें, दोनों क्या है, y है। इसी प्रकार अगर पॉइंट P को हम कहें कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये पॉइंट P मान लीजिए पॉइंट A पे आ गया, जहाँ पर हमारा सस्पेंड किए हुए हैं हम, यानी कि जहाँ से हमने इसको अटैच किया है कैटेनरी को, अगर उस पॉइंट पे चले जाएं, पॉइंट A या B पे, तो यहाँ पर अगर इसका एक्स वाई है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से अगर चले आएँ ऐसे यहाँ पर सीधे, तो A वाला जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा y होगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट x होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम एक्स वाई माने, इसको समझिए एक्स वाई या एक्स डैश एक्स वाई कर लीजिए, या x1 y1 कर लीजिए। अगर मान ले रहे हैं x1 y1 तो क्या हो जाएगा, x1 a हो जाएगा y1। तो यहाँ पर जो होगा तो ये पूरा डिस्टेंस कहाँ, a से डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट A का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, y1, और यहाँ से यहाँ मान लीजिए इसको m डैश, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, x1। x1 किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए ये वाला डिस्टेंस जो है पॉइंट A से यहाँ, इसको कुछ पॉइंट दे दीजिए, मान लीजिए O डैश है, ठीक। O डैश के बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x1। अभी x1 लेके चल रहे हैं, x भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है, p यहाँ कर देंगे तो x y करिए कुछ भी, क्योंकि x की जगह भी हम क्या रखे हैं, x1, क्योंकि दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट दिखाना है इसलिए हमने x1 ले लिया है, ठीक। तो a x1 है और ये दोनों का कैटेनरी क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिक है। अभी हम बताएंगे जो हमारा इक्वेशन आया था y इक्वल टू सी का हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। क्लियर, तो इससे पता चलता है कि क्या होता है कि हमारा जो वो होता है कैटेनरी होता है वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के, यानी जितना भाग इधर है उतना भाग उधर है। सिमेट्रिक कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ जितना भाग इधर है, मतलब कि अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो जितना भाग इधर होगा सेम टू सेम भाग इधर होगा। क्लियर, सिमेट्रिक का मतलब इतना है। आगे तक कहें हम कोई अगर लाइन है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, अगर 5 यूनिट इधर है तो 5 यूनिट इधर ही होगा। क्लियर, ये बातें समझ में आ रही हैं। तो कैटेनरी का जितना भाग इधर है कैटेनरी का भाग उतना ही उधर है। ठीक, क्लियर है। तो एक साइड हम बना रहे हैं, दूसरी साइड आप लोग समझिएगा। तो अगर a x1 हुआ तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, x1। क्लियर, अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, ए बी की बात की जाए तो कितना आ जाएगा टोटल 2x1। क्लियर, और इसी प्रकार अगर ये डिस्टेंस पूरा y1 है और ये डिस्टेंस हमारा c है तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे मिला दें, यहाँ से दिख रहा है सबको,
इसको मान लीजिए n। क्लियर? तो यहाँ से देखेंगे तो इतना डिस्टेंस c है। क्लियर? जैसे हम बना दे रहे इधर से अलग से, मान लीजिए हमारा ए m है, हमारा ए है। क्लियर? अब कुछ डिस्टेंस इसी पे हमारा मान लीजिए c है, ये वाला देखिए डिस्टेंस c, तो ये मान लीजिए हमारा c है, और ये हमारा टोटल y1 था। तो अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ से ए पॉइंट मान लीजिए कोई c डैश है, तो अगर पूछा जाए a और c के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम y1 में से c घटा दें, इतना भाग घटा दें। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, a वाला भाग मिल जाएगा, तो यानी यहाँ से मिल जाएगा y1 माइनस c, यानी इतना डिस्टेंस क्या हो गया, y1 माइनस c। तो यानी अगर सैग निकालना होगा तो क्या कर देंगे, y1 माइनस c। क्लियर? तो सैग के लिए भी फार्मूला आप लोगों को मिल गया कि y1 माइनस c जब भी सैग निकालना होगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सैग किसे कहेंगे, स्पैन किसे कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स किसे कहेंगे, और एक्सिस, कैटेनरी का एक्सिस किसे कहेंगे। इतनी बातें सबको क्लियर हो रही हैं? चलिए अब डिफिनीसन लिखते हैं। सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आशा करते हैं। तो चलिए डिफिनीसन में लिखिए। फर्स्ट पहले लिखिए कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है बताइए, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सारे डिफिनीशन देंगे। तो फर्स्ट लिखिए इसमें, द लोवेस्ट पॉइंट, जहाँ नहीं दिखेगा बताइएगा, बड़ा बड़ा लिख देंगे। द लोवेस्ट पॉइंट of the catenary of the common catenary is called vertex of common catenary। वो कैटेनरी का क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई सबको। सेकेंड लिखिए कि कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है बताइए, देखिए किसका, x का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, तो ये किसका फंक्शन हो गया, x का, ऑफ x। क्लियर है? एंड हैव symmetric and have symmetry about, किसके अबाउट है बताइए सिमेट्री, अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस is called axis of common catenary। ठीक, तो जो जिसके अबाउट हमारा जो कैटेनरी रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, उसी एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, उस कैटेनरी का क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। क्लियर है सबको बातें? चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट में आता है, इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर लटकाया गया है, फिक्स किया गया है उन दोनों कैटेनरी के पॉइंट को। ठीक, कि जहाँ से हम लोग कैटेनरी को लटका रहे हैं उस पॉइंट को कहा जाता है कि सस्पेंशन, यानी जिस पॉइंट पे हम लोग उसको लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। क्लियर है सबको? तो सस्पेंशन दैट इज A and B lies on the same horizontal line। दिख रहा है सबको?
देन द डिस्टेंस, इसको अंडरलाइन करिएगा, द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिटवीन देम, कॉल्ड एज स्पैन ऑफ कॉमन कैटेनरी। उसको क्या कहेंगे, कॉमन कैटेनरी का स्पैन कहेंगे। तो इसको भी आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो स्पैन हमें पता चल गया, एक्सिस पता चल गया, कॉल्ड एज एक्सिस। तो कैटेनरी का एक्सिस क्या होता है वो भी पता चल गया, क्लियर है। वर्टेक्स की बात की जाए तो वर्टेक्स भी पता चल गया डिफिनेशन से, क्लियर। उस डायग्राम को बना लीजिएगा अच्छे से, क्लियर है सारी चीज़ें। आगे लिखा है, चलिए आगे देखिए, चाहे इसी में ऐड कर लीजिए, पॉइंट थर्ड में ही उसके आगे लिखिएगा। दोनों चीज़ें एक ही में कर देते हैं, चाहे अलग अलग करेंगे तब भी चलेगा। एंड डेप्थ ऑफ लोवेस्ट पॉइंट of the catenary of common catenary below the common catenary below the पॉइंट, यहाँ सी लिख लीजिएगा, लोवेस्ट पॉइंट सी डैश ऑफ द कॉमन कैटेनरी बिलो द स्पैन ए बी, below the span AB, that is distance O dash C dash, distance O dash C dash is called sag of common catenary, क्लियर है सबको बातें इतनी। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सैग कहेंगे। डेप्थ का मतलब इसके नीचे, स्पैन के जस्ट नीचे जो हमारा कैटेनरी का लोवेस्ट पॉइंट सी डैश है, उनके बीच का डिस्टेंस, कहाँ से, स्पैन से पॉइंट सी का, इनके बीच का क्या डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि ये वाला डिस्टेंस ऐसे ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है उसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, क्लियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक, जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, सैग कहेंगे। तो ये हमारा सैग का डिफिनेशन हो गया, क्लियर। तो ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, इसको एक्सिस लिखे हैं, वाई एक्सिस, इसे कैटेनरी का एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस, क्लियर, इसे एक्सिस कहते हैं किसका, कैटेनरी का। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। उसको डायग्राम को बनाइए, डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए, जहाँ कहीं भी ना समझ में आया आप लोग बता दिया करिए। बन गया डायग्राम सबका, चलिए मिटाते हैं। चलिए आगे देखिए, तो हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन अगला हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन T एंड Y। यहाँ पर T क्या है, टेंशन है, Y क्या है, हाइट है।
वाई की जगह पर लिख लीजिएगा हाइट। अब इसको भी समझने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हमारा कैटेनरी है, डायग्राम को बने रहना देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग बना लेंगे। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक। एक कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट सी डैश, कैटेनरी पे कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग पी, तो हम लोग पॉइंट ले लेते हैं पी, इसका मान लेते हैं यस कामा साई, किसमें कोऑर्डिनेट, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट, जबकि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इसे एक्स कामा वाई मानेंगे, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सिस मान लीजिए है, इसमें यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, सी है, डायरेक्ट्रिक्स का, क्लियर। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ा के एक्स एक्सिस बना सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको नाम दे दीजिए कुछ, सी डैश, इसको क्या नाम देते हैं, ओ देते हैं, चलिए ओ, इसको नाम देते हैं एम। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस चले हैं तब एक्स कोऑर्डिनेट लिखे हैं, और यहाँ पर वाई एक्सिस चलेंगे वाई डिस्टेंस, तो इसको लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। यानी पी के बीच का यहाँ से इसको ऐसे लिखिए यस कामा साई, तो ये हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा, क्लियर। डायग्राम सबको क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम इसको टेंजेंट खींच के साई नहीं बनाएंगे, क्लियर, क्योंकि जिसकी ज़रूरत है हम उसी का यूज करेंगे। लेकिन आप लोग समझते रहिएगा कि यहाँ पर टेंजेंट बनाया गया होगा, यहाँ पर साई एंगल हमारा बना होगा एक्स एक्सिस से, क्लियर। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ाएं इसको ऐसे, तो मान लीजिए पॉइंट किसको, इसको दे देते हैं कुछ नाम दे दीजिए, ए बी क्यू दे दें, क्यू। चलिए इस पॉइंट को हम क्यू नाम दे दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए डिस्टेंस एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पूरा डिस्टेंस एक्स, और ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बना दे रहे हैं एक बार। और ये क्या है हमारा सेग, अच्छा देखिए ये टोटल वाई है, तो किसी भी पॉइंट का हाइट पूछा जाए, कैटेनरी पे किसी भी पॉइंट का हाइट पूछा जाए तो क्या होता है वाई, और वाई इक्वल टू हम लोग निकालना जानते हैं, वाई इक्वल टू सी सेक साई। अभी एक हम लोग रिलेशन पढ़े थे वाई और साई में, तो ये जो वाई इक्वल टू सी सेक साई, अगर हमें साई पता चल जाए तो हम वाई डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का हाइट, क्लियर। तो ये जो वाई होता है इसी को हाइट बोला जाता है, किससे, एक्स एक्सिस से किस कैटेनरी पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दिस पॉइंट, क्लियर। यानी कैटेनरी पे किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे ही उस पॉइंट का क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए, टेंशन इधर, अब क्योंकि टेंशन की बात करनी है हमें। तो ये मान लीजिए यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है साई, तो हमारा साई एंगल हो गया। और टेंशन हम आपको बताए थे कि कहाँ लगेगा, वो जो हमारा टेंजेंट रहता है उसके अलॉन्ग लगता है टी। तो टी और वाई में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो इतनी बातें पता चल गई। अगर यहाँ पर सेग की बात की जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, सेग अगर निकालें ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, तो देखिए इतना सी है डिस्टेंस, क्लियर है, इतना डिस्टेंस सी है। अगर ए पॉइंट हम यहाँ पर ले लें, पॉइंट ए पर, क्लियर है ना सबको। अगर पॉइंट ए पे लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स कामा वाई मानते हैं तो क्या करेंगे, वाई माइनस सी, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग नहीं निकालेंगे, क्लियर। चलिए अब रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड, किसमें रिलेशन देखना है हमें, टेंशन टी एंड वाई। तो यहाँ पर टेंशन टी है और यहाँ पर क्या है, टेंशन टी। तो पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी पर टेंशन कितना होगा, और जो पॉइंट पी का हाइट जो वाई है उनके बीच में क्या रिलेशन आता है उसको हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक, क्लियर। समझ में आ रही सभी को बातें। चलिए तो इसके लिए जो इसके फर्स्ट पहले में हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम का यूज होगा, ये तो हम समझाने के लिए बता दिए थे। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं अच्छे से, क्योंकि इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हाइट आपको नहीं समझाए थे, इसके जस्ट पहले डायग्राम बनाए थे, तो इसलिए हमने इसको बनाया था हाइट समझाने के लिए कि हाइट क्या होता है किसी भी पॉइंट का, उसको हमने समझा दिया। अब इसको डायग्राम को मिटाइए और जो ज़रूरत है डायग्राम इसके लिए उस डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। चलिए बना लीजिए। हाइट आप लोगों को समझ में आ ही गई है,
कैटेनरी के किसी पॉइंट का हाइट क्या होता है? तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट सी डैश, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट यस कामा साई, इस पर टेंजेंट खींचिए एक, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से मान लीजिए साई, इसको ऐसे ऐसे मिला लीजिए पहले। यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है साई, यहाँ पर टेंशन हमारा टी लग रहा है, और ये हमारा आर्क लेंथ यस। ठीक, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन हम आपको बताए थे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, टी नॉट से। तो इसे आगे मिलाएंगे तो कहाँ कट करेगा, ये कुछ इस पॉइंट पर कट करेगा। और जो हमारा ये आर्क लेंथ है इसका कुछ वेट होगा, उस वेट के कारण नीचे की ओर क्या लगेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो क्या मानते हैं, अगर यूनिट लेंथ इसका पर यूनिट लेंथ W है तो यस लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, यस W, पता है सबको। तो हमारा इसका वेट क्या हो गया, यस W। और तीनों पॉइंट कहाँ से पास करेंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो चलिए इसका रिलेशन देखते हैं। अगर यहाँ पर टेंशन T है तो इसका बताइए एक्स एक्सिस के इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T cos साई होगा, आपको पता है। और इधर क्या हो जाएगा, T sin साई। क्योंकि अगर ये साई है, मान लीजिए हमारा ये ऐसे है, यहाँ पर अगर साई एंगल बन रहा है और इसी के पैरेलल हम आगे बनाए लाइन, तो भी कितना एंगल बनाएगा साई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाली, और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इधर के एंगल साई बनेगा, तो जिधर से एंगल बनता है उधर कास लेते हैं, तो इधर हो जाएगा टी कास साई, इधर हो जाएगा टी साइन साई। समझ में आ रहा है सभी को? तो हो गया टी कास साई, इधर हो गया टी साइन साई। क्लियर? और इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन है, अगर हमारा जो कैटेनरी है इक्विलिब्रियम है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला टी नॉट इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रही है बातें? तो चलिए देखते हैं, रिलेशन निकालते हैं पहले। तो लिखिए लेट W बी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉमन, इसको नाम दे दीजिए A एंड B। तो हमारा कैटेनरी क्या हो जाएगा, A C डैश B ऑफ कॉमन कैटेनरी A C डैश B, वेयर C डैश इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी A C डैश B। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? चलिए अब यहाँ हम मान लेते हैं लेट T बी द टेंशन, लेट T बी द टेंशन एट पॉइंट P, ब्रैकेट में लिखिएगा यस कामा साई। किस पॉइंट पर टेंशन की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट P पे, जिसका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट यस कामा साई है। क्लियर? तो टेंशन T बी द टेंशन किस पॉइंट पे, P पे, ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्लियर? तो हमने टेंशन क्या माना है, T मान लिया है। चलिए लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ आर्क, क्या है हमारा आर्क, यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉमन कैटेनरी भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आर्क हमारा क्या है, आर्क यहाँ से C डैश P। उस केस में बताइए इस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कब 0 होगा, जब ये इसके इक्वल हो जाए और ये वाला इसके इक्वल हो जाए। क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग T cos साई, तो यहाँ से लिख सकते हैं T cos साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, T नॉट। समझ में आ गई बातें सबको? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T
इक्वल टू टी नॉट, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, इधर हो जाएगा कॉस साई। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा बताइए, टी इक्वल टू सेक हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये कॉस, तो टी नॉट सेक साई। इतनी बातें सबको समझ में आई। क्या किया हमने, इसको इक्विलिब्रियम में लाया, जिसकी ज़रूरत है उसी को लेंगे, क्योंकि इसको ले लेंगे एस डब्ल्यू और टी साइन साई, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी अभी लेंगे सबको। तो टी इक्वल टू टी नॉट सेक साई, क्योंकि इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्लियर। और आप लोग जानते हैं कि टी नॉट इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे टी इक्वल टू, टी नॉट को हम लोग क्या मानते थे, टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी। तो इसको लिखेंगे सिंस, यहाँ लिख लीजिएगा सिंस टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डब्ल्यू सी सेक साई। और आप लोग जानते हैं कि हमारा सी सेक साई क्या होता है, वाई। और कौन सा वाई, ये वाला वाई, यहाँ का वाई, यानी इस पॉइंट का अगर एक्स का वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी का, तो यहाँ पर जो वाई है, ये वाला वाई, यहाँ पर जो हाइट है ये वाई के लिए इस वाई में रिलेशन है। ठीक। अगर यहाँ पर ये वाई जाएगा, मान लीजिए y1 इक्वल टू, यहाँ पर y1 है, और यहाँ पर मान लीजिए y इक्वल टू y2 है, तो अगर यहाँ पर टेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर y2 रखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे तो y1, मान लीजिए यहाँ पर y3 है तो y3। क्लियर। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं यहाँ पर y, अगर क्योंकि ये जनरल लिया गया है ना, y वेरिएबल है, तो कभी ये यहाँ आएगा, यहाँ इसीलिए केवल y नाम दिया गया है। और यहाँ भी y हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी y हो सकता है। लेकिन लड़कों में डाउट क्या आता है कि इस y की वजह से जब वो लोग बनाते हैं, सवाल करते हैं, तो यहाँ का y रख देते हैं, जब यहाँ के लिए टेंशन निकालते हैं फिर भी यहाँ का y रख देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि y वेरिएबल है, तो हम पॉइंट P पर इस केस में जो हमारा y है उस y की बात कर रहे हैं, उस हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक। पॉइंट P का जो हाइट है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि अगर यहाँ पर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट इसका P x का y, तो यहाँ पर जो y है, तो इस पॉइंट P के लिए जो यहाँ पर पॉइंट जब आ गया तो उस पॉइंट का जो हाइट है उसकी बात की जा रही है। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है उसकी बात की जा रही है। क्लियर हुआ सबको। चलिए देखिए यहाँ से, तो सी सेक साई, तो y इक्वल टू हमारा क्या आता है फार्मूले में, आप लोग जानते हैं y इक्वल टू सी सेक साई। तो हम लोग y की जगह, सी सेक साई की जगह क्या रख सकते हैं, y। तो यहाँ से हमारा टेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं t इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। यहाँ से लिख लीजिएगा ब्रैकेट में सिंस y इक्वल टू सी सेक साई, सी सेक साई। इसके जस्ट पहले हमने, जो लोग लेक्चर पुराना वाला नहीं देखे हैं, इसके जस्ट पहले जो लेक्चर हमने कराया है 3 लेक्चर, शायद दूसरे या तीसरे में होगा, तो आप लोग जाके देखिए पहले इन सारे रिलेशन को, शायद कल वाले लेक्चर में था, यानी कि अगर ये 4th है इसके जस्ट पहले 3rd वाले लेक्चर में, तो आप लोग देखेंगे तो हमने सारे रिलेशन करा रखे हैं, y इक्वल टू सी सेक साई। क्लियर। तो यहाँ से हमने किसकी जगह क्या रख दिया, y इंटू वाई। तो आपको टेंशन और किस में रिलेशन मिल गया, हाइट में। तो टेंशन और हाइट में रिलेशन देखिए, और हमारा क्या है W, और W हमारा क्या है, पर यूनिट लेंथ वेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि कॉमन कैटेगरी हमने बताया था कि पर यूनिट लेंथ अगर मास कांस्टेंट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कैटेगरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ये हमारा W क्या है, कांस्टेंट है y, तो यानी T हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, y, यानी हाइट के। यानी अगर ये हाइट के प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यानी कि अगर हम हाइट को बढ़ाते हैं तो हमारा जो टेंशन होगा वो भी इंक्रीज करेगा। यदि हम हाइट को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा टेंशन है वो डिक्रीज करेगा। यानी इसके बीच में अगर हम लोग डायग्राम बनाए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम क्या करते हैं, टेंशन को कहाँ ले लें, टेंशन को मान लीजिए हम इधर लेते हैं वाई एक्सिस पे, और हमारा क्या है जो हाइट है वाई, y का मतलब y एक्सिस नहीं, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, y की जगह दूसरा चीज़ ले लीजिए, नहीं तो आप लोग डाउट हो जाएंगे। इधर अगर हम हाइट लेंगे तो हाइट ले रहे हैं मतलब h समझिए, इसलिए हम y की जगह पे h रख रहे हैं। ठीक। हम इसको x एक्सिस डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हाइट को बढ़ाएंगे। ठीक। हाइट माने y की वैल्यू को बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ाने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे x एक्सिस से जो हमारा हाइट है उसको बढ़ा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर y एक्सिस में, तो यहाँ पर x एक्सिस में कैसे ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेंशन को ले रहे हैं y एक्सिस में, और जो हमारा हाइट है उसको x एक्सिस में ले रहे हैं। यानी y की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि अगर y की जैसी वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा टेंशन बढ़ेगा। मान लीजिए पहले यहाँ था, इस केस में मान लीजिए यहाँ पर हाइट हुई तो कुछ टेंशन ऐसे आएगा इसका इधर, अब इधर जब होगा तो कुछ ऐसे आएगा, तो यानी हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक। तो आप लोग जानते हैं y इक्वल टू एक्स का क्या आता है ग्राफ,
कुछ इस तरीके से आता है, पता है सबको, या ऐसे आएगा या इस कोऑर्डिनेट में आएगा। क्लियर, इन दोनों कोऑर्डिनेट में आएगा, लेकिन टेंशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर, निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए इसको हटा सकते हो यहाँ से और केवल एक्स एक्सिस में दिखा सकते हो यहाँ से ऐसे। तो यानी जैसे जैसे हम लोग हाइट को बढ़ाएंगे, अगर हाइट इस केस में ले रहे हैं और टेंशन इधर ले रहे हैं, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि इक्वल में बढ़े, हो सकता है ऐसे भी हो सके। क्लियर, या ऐसे और हो सकता है। टेंशन कैसे वेरी करेगा वो देख लीजिए, इसके हिसाब से जितना वाई बढ़ेगा उसके हिसाब से बढ़ेगा हमारा टेंशन। क्लियर, तो हमारा टी टेंशन क्या है, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अब यहाँ से बात कर सकते हैं कि टेंशन कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पर मिनिमम होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये रिलेशन भी लिख लीजिएगा नीचे करके। और यहाँ आप समझिएगा कि W हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो इसको भी लिख लीजिएगा बगल में कि W इज कांस्टेंट। तो W कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा के हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अब Y को जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे, मान लीजिए T हमारे है डायरेक्टली, मान लीजिए T इक्वल टू W इंटू वाई। मान लीजिए वेट हम फिक्स कर देते हैं कि पर यूनिट लेंथ हमारा क्या है, 5 यूनिट है। क्लियर, तो यानी T इक्वल टू 5y हो जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा t क्या आएगा 5, 2 रखेंगे y इक्वल टू, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10, 3 रखेंगे y इक्वल टू 5 इंटू 3 15। तो आप लोग देख रहे हैं कि टेंशन इंक्रीज करता चला जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही है सभी को। चलिए, तो यानी वेरिएबल है। तो अब बताइए इस केस में टेंशन कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम, देख कर बताइए, सोचिए सब लोग, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए कैटेनरी का जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पर हाइट, यानी कैटेनरी पर जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसका हाइट कितना माने थे हम लोग, C। तो ये मिनिमम हाइट है इसकी, सबसे मिनिमम हाइट इस कैटेनरी पर सबसे मिनिमम हाइट वाला पॉइंट कौन है, जो जिसकी हाइट वो एक्स एक्सिस से, यानी कि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसको लिख लीजिए डायरेक्ट्रिक्स, जो कैटेनरी पर किसी सबसे लोवेस्ट पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स से सबसे मिनिमम है, वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट C डैश। यानी कि टेंशन की बात की जाए, जो हमारा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, तो हमारा किस पॉइंट पे, यानी कि एट पॉइंट C, यानी एट पॉइंट C डैश, एट पॉइंट C डैश पे हमारा जो टेंशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि जो यहाँ का y होगा, पॉइंट C डैश का y होगा जो, वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा सभी वाइयों से। यहाँ से लेके यहाँ में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ का जो हाइट आएगा, यहाँ से यहाँ का जो हाइट आएगा, यहाँ ऐसे बना सकते हैं एक अलग से समझने के लिए। अगर ये C डैश है, यहाँ अगर बनाया ऐसे, तो ये अगर डिस्टेंस ले यहाँ पर, तो इसकी y मान लीजिए y1 अगर माने इसको, तो ये डिस्टेंस y1 जो कि C के बराबर होता है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस लेंगे तो इसका जो डिस्टेंस होगा y2, और इधर कोई डिस्टेंस लेते हैं y3, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका लेंथ दिख रहा है आपको, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा हाइट बढ़ता जा रहा है, इस वजह से हमारा टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि नीचे आएंगे तो हमारा टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी C डैश पे जो हमारा टेंशन होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर, यानी T इक्वल टू W इंटू C जो हमारा आता है वो क्या आता है, सबसे मिनिमम टेंशन। क्लियर, तो यहाँ पर जो पॉइंट C डैश पे होगा जो हमारा टेंशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है। यहाँ से रिलेशन तो यहीं पर, अगर डायग्राम एग्जाम में पूछता है आपको कि रिलेशन बिटवीन T एंड Y, प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन T एंड Y इक्वल टू इतना, T इक्वल टू W इंटू वाई, तो आपको इतना ही प्रूव करना है। लेकिन आपको ये समझते रहना है, क्योंकि सवाल में अभी यूज होगा कहाँ पर टेंशन मैक्सिमम है, कह देता है कि टेंशन निकालिए, मैक्सिमम टेंशन निकालिए, मिनिमम टेंशन निकालिए, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो जब पता रहेगा आपको मैक्सिमम टेंशन कहाँ होता है और मिनिमम टेंशन कहाँ होता है, तब तो आप निकाल पाएंगे कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर आएगा और मिनिमम टेंशन कहाँ पर आएगा, और उसका तब डिफरेंस निकाल पाएंगे। ठीक, या कह देगा मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, उसको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सारी चीज़ें जब पता रहेंगी तब। तो T मिनिमम कहाँ होगा, एट पॉइंट C डैश पे। क्लियर है,
अब यही मैक्सिमम की बात की जाए तो हाइट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, पॉइंट यहाँ पर सस्पेंशन है, जहाँ से हम लोग लटकाए हैं कैटेनरी को, तो मैक्सिमम हाइट y पर जा सकता है। तो यानी एट पॉइंट ए एक साइड बात करें, दोनों साइड हो जा रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के, इतना पता है सबको ना। तो y एक्सिस के अगर सिमेट्रिक है तो अगर इधर बात कर रहे हैं तो इधर भी बात हो जा रही है। ऐसा नहीं कि इधर पॉइंट अब अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉइंट P है तो ऐसे इसको हटाएंगे तो कुछ पॉइंट यहाँ पर P होगा जो दोनों का हाइट इक्वल होगा, तो दोनों साइड की बात हो जा रही है। तो यहाँ पर अगर y की बात करेंगे तो एट पॉइंट ए पे क्या रहेंगे, तो एट पॉइंट ए या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सस्पेंशन पॉइंट। इस केस में y क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पर लिख सकते हैं जो यहाँ पर t इक्वल टू मिनिमम, यहाँ लिख सकते हैं y इज मिनिमम, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज y इक्वल इज मिनिमम। यहाँ पर हमारा y क्या होगा, मैक्सिमम, तो लिख सकते हैं सिंस y इज मैक्सिमम, देयरफॉर इसीलिए हमारा क्या होगा, t इक्वल टू मैक्सिमम। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर, और ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर अगर पॉइंट P होगा हमारा, अभी इसको डायग्राम अलग से बनाते हैं। यहाँ पर समझिए, इसी में ये हमारा कैटेनरी हो गया, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा पॉइंट मान लीजिए C डैश हो गया, मान लीजिए हमारा A पॉइंट रहा, पॉइंट कौन सा है इसको, P पॉइंट। तो P पॉइंट पे जो टेंशन होगा इधर के भाग की वजह से नहीं होगा टेंशन, जो इतना पोर्शन है इसकी वजह से केवल टेंशन होगा। हमने कल बताया था, उस दिन जब बता रहे थे कि अगर एक मान लीजिए कोई स्ट्रिंग लेके या कोई भी चीज़ लेकर अगर हम ऐसा लटका दें उसको, तो जो लटकाने के बाद जो नीचे पूरा वेट लगेगा, तो इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट पे खिंचाव इन जितना पूरा लेंथ है, मान लीजिए यहाँ पर लेंथ है हमारा पूरा टोटल यक्स, तो पूरे यक्स लेंथ का जो वेट होगा उसके कारण इस पॉइंट पे खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि इस यहाँ पर जो इतना वेट है इसके कारण, ये सभी वेट के कारण क्या होगा, यहाँ पर टोटल लगेगा, खिंचाव महसूस होगा वेट के कारण, वजन के कारण, ठीक। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट पर इसके ऊपर वाले हिस्से का कोई रोल नहीं है खिंचाव महसूस कराने में, केवल जो नीचे का है पोर्शन वही तो इसको महसूस कराएगा कि खिंचाव हो रहा है कि नहीं खिंचाव हो रहा है। तो जो नीचे का वेट है इस पॉइंट के लिए हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसको हम A कह दें, इसको B, तो अगर पॉइंट A के लिए कहें जिम्मेदार, तो पॉइंट A से मान लीजिए C है, तो A से C के बीच का जो पूरा हिस्सा है वो भाग काम करेगा। जबकि अगर पॉइंट B की बात करें तो B और C के बीच का जो हिस्सा है वही केवल काम करेगा, तो वही केवल खिंचाव महसूस कराया गया, टेंशन या फोर्स कहें इस पॉइंट B पे जो लगेगा केवल इतने हिस्से के कारण लगेगा। अगर इस पॉइंट पे कह दें अगर D पॉइंट है तो DC जो पोर्शन है उसके कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा, टेंशन, जिसे हम टेंशन के रूप में देखते हैं। क्लियर है। तो ठीक इसी प्रकार अगर इस पॉइंट पे P पे देखेंगे तो हमारा इतना ही पोर्शन टेंशन के का कम करेगा, तो इतने पोर्शन के कारण जो टेंशन आएगा वो तो मिनिमम हो, थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये जो आर्क लेंथ है उसकी जो आर्क लेंथ है वो छोटा होगा यहाँ का, जबकि यहाँ पर अगर यही पॉइंट लेते हैं तो ये आर्क लेंथ इतना हो जाएगा, और अब हमारा टेंशन इस पोर्शन के कारण भी काम करने लगेगा, यानी इतना प्लस इतना। तो इसमें ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए इसको P डैश दे दिए, तो यानी C डैश P आर्क लेंथ प्लस P डैश P प्लस P डैश, और W हमारा कांस्टेंट रहेगा तो W से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसके लिए भी W मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी W मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है सबको। सॉरी यहाँ पर W क्यों, यस वाई आता है ना, ठीक। तो यहाँ पर जो हाइट होगा उसके कारण, अब ऐसे भी देख ले सकते हैं आर्क लेंथ के कारण, तो इसका जो वेट होगा इतने पॉइंट का C डैश P आर्क लेंथ इंटू W, तो इतनी टोटल इतने का वेट आया। अगर यहाँ तक का वेट बात कर रहे हैं कि C डैश P डैश का, तो C डैश P डैश की जगह हम लोग आर्क लेंथ रखेंगे तो क्या रखेंगे, C डैश P प्लस P डैश, या P डैश P रखिए, P डैश, और ब्रैकेट में ये पूरा आर्क लेंथ आ गया इंटू W। तो आप लोग देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो C डैश P डैश इंटू W प्लस P डैश इंटू W। तो ये इतना तो हमारा वेट पहले से एक्ट कर रहा है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा वेट ये भी आ गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट P डैश होगा इतना तो हमारा खिंचा हो रहा है। जैसे कि आप तराजू पे तौलते हैं तो 1 kg का अगर वेट रख दें एक साइड में, तो उस समय अगर देखें अगर कोई पकड़ के रखा है तो उस पर जो वजन महसूस होगा इस हाथ पे जिसके, और फिर हम 1 kg और बढ़ा दें तो उस समय जो हमारा
अगर मान लीजिए 1 kg था पहले तराजू हम रखे और फिर उसके बाद 2 kg और रख दिए, 1 kg और बढ़ा दिए, उस पर कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो 2 kg मान लीजिए बढ़ा दिए या 1 kg बढ़ा दिए, उस केस में वजन उसका उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा के कारण जो टेंशन आ रहा है, इस कारण ये टेंशन बढ़ जा रहा है। यानी जैसे जैसे जाएंगे तो कैटेनरी का भाग यहाँ ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से टेंशन हमारा बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर हो रही सबको? चलिए, हो गया सारी चीज़ें। तो आप लोगों को पता चल गया कहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा। तो सारी चीज़ें नोट कर लीजिए कि अच्छे से लिखवा दें। समझ में आया? समझने ही वाली बात थी, कुछ लिखने वाला नहीं था। अगर लिखना चाहें तो इसी को ऐसे लिख लीजिए, बाकी ये वाला जो डायग्राम बनाए थे उसको ऐसे ही बनाकर और यहाँ तक ये नोट कर लीजिएगा, ठीक? या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए लिखवा देते हैं हम, नहीं तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे। बाकी लिखवाने वाली कोई ऐसी बात है नहीं इसमें। तो नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा। लिखिए मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन ब्रैकेट में लीजिए, मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू लिख लीजिएगा टेंशन एट पॉइंट, या लिखिएगा टेंशन एट पॉइंट ए, अब ब्रैकेट में लीजिएगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिससे आपको ध्यान रहे कि किस पॉइंट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर लिख लीजिए मिनिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेंशन एट पॉइंट सी डैश। यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में सी डैश इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्लियर? वहाँ पर हमने जो बताया था T इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वहाँ उसके नीचे एक लाइन लिखिए, टेंशन जहाँ पर हमने लिखा था वहाँ पर लिखिए, इसको स्टार बना लीजिए। तो लिखिए इक्वेशन नंबर स्टार सोच दैट द टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट, या हाइट लिख लीजिएगा, हाइट। ठीक, चलिए, तो इतना हो गया हम लोगों का। जहाँ भी ना समझ में आया होगा ये टॉपिक आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि कहाँ पर नहीं समझ में आया। बाकी सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतने अच्छे से हम आपको समझा सकें। चलिए अगला हेडिंग लगाइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी। हेडिंग लगाइए, फिर समझाते हैं कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद उसका प्रूफ दिखाएंगे आप लोगों को। तो लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो, एट एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कैटेनरी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझिए पहले। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड होता है रो इक्वल टू ds अपॉन डी साई। ठीक, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डिफाइन होता है रो इक्वल टू ds अपॉन डी साई। लेकिन इसका मीनिंग क्या है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कैटेनरी, हमारा ए है, ए बी है, ए लोवेस्ट पॉइंट सी डैश।
तो अगर कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए हिस्सा लेते हैं तो इस पॉइंट पर जो उसका घुमाव है, कितना घुमा हुआ है वो, उसकी बात की जा रही है। अगर इस पॉइंट सी पे देखेंगे तो ये जो हमारा कैटरनी है सबसे ज़्यादा घुमा हुआ है, जबकि इधर देखेंगे तो कैटरनी हमारा थोड़ा कम घुमा हुआ है। यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए रास्ते पर जा रहे होंगे साइकिल लेकर, कहीं कहीं देखते होंगे कि जो हमारा रहता होगा पाथ कुछ इस तरीके से घुमा रहता है, और कहीं कहीं पे टर्न देखेंगे तो कुछ ऐसे फास्ट घूम जाता है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इसका कम, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। कर्वेचर का मतलब होता है कर्व, कर्व का मतलब, कर्वेचर का मतलब घुमावदार भाग। हिंदी में अगर बात करें इसकी तो घुमावदार भाग, कर्व, कर्वेचर का मतलब होता है कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब होता है घुमाव। तो अगर इसके कर्वेचर की बात की जाए तो मिनिमम, अगर इस वाले भाग की जाए तो ये क्या है, कम है, जबकि इसके कर्वेचर की बात की है, इस यहाँ पर घुमाव कितना है, ज़्यादा घुमाव है, जबकि यहाँ पर घुमाव कम है। यानी यहाँ पर कर्वेचर कितना है, कम है, और यहाँ पर कर्वेचर ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात किया जाए तो यहाँ पर ज़्यादा, जिसका कर्वेचर कम होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है। नाम में भले कर्वेचर दिख रहा है आपको, कर्वेचर का मतलब घुमावदार भाग, तो कर्वेचर का ये घुमावदार भाग जो है वो ज़्यादा है कि कम है, बताइए पहले। ये ज़्यादा है, तो इसका सेंटर भी अगर बनाएंगे आप, सर्किल बनाएंगे, मान लीजिए इतना पोर्शन काट के अगर एक सर्किल बनाना चाहें तो सर्किल जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। जबकि इसके केस में जो कर्वेचर बनेगा अगर ज़्यादा घुमावदार है तो जल्दी से बन जाएगा सर्किल। तो इसका जो सेंटर आएगा और उसका सेंटर पे जो डिस्टेंस होगा उसका इस पॉइंट से, उसी को कहते हैं रेडियस। तो उसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसके लिए सेंटर बनाएंगे, रेडियस सर्किल बनाएंगे, तो इसका जो रेडियस आएगा बड़ा आएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। लेकिन कर्वेचर की बात की जाए तो कर्वेचर इसका क्या है, कम है, जबकि इसका क्या है, ज़्यादा। यानी कहाँ पर ज़्यादा घुमाव है उसको कहेंगे कर्वेचर। तो यहाँ पर ज़्यादा घुमाव है तो इसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। जबकि इसका कर्वेचर बात की जाए तो इसका कर्वेचर क्या है, कम है, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? नाम से उल्टा दिखेगा, बहुत लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है, ज़्यादा है, तो ये घुमाव कम कैसे हो गया। ठीक, नाम से थोड़ा लगता है अपोजिट, लेकिन है नहीं। समझ में आ गया सबको? तो वही बात किया जा रहा है। तो कैटेनरी में कहाँ पर घुमाव कितना है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आ गया सबको? दिक्कत है किसी को कहीं पे? दिक्कत ना हो तो आगे हम डिफिनीशन लिखाएं और प्रूफ दिखाएं आप लोगों को। चलिए देखिए, ऐसे ही जहाँ अगर कैटेनरी देखते चलेंगे जाएंगे तो इधर देखेंगे, इस पोर्शन पे देखेंगे ज़्यादा घुमाव है। अगर यहाँ पर बात करेंगे जैसे लग रहा है सीधा है, यहाँ पर अगर इतना पोर्शन काट ले, मान लीजिए मिटा दे रहे हैं, अब देखते चलिए, यहाँ पर मिटा दिए तो ये देखिए कर्वेचर, ये सीधी स्ट्रेट लाइन लग रही है। लेकिन अगर इसी को ऐसे बढ़ा दिए, अब इस भाग को मिटा दें, इतने भाग को, और इस भाग को देखें, रुक जाइए, कैटेनरी है, इधर का मिटा दें भाग, अब इधर का भाग मिटाते, तो देखिए एक ज़्यादा घुमावदार दिख रहा है, जबकि इधर का पोर्शन हमारा स्ट्रेट लाइन दिख रहा था। तो इधर जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इधर इस पॉइंट पे या इधर पॉइंट पे, इधर पॉइंट पे, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। लेकिन कर्वेचर क्या होगा, इधर कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा, इधर कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर क्या होगा, कम होगा। लेकिन इधर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए, आप लोग जानते हैं कि अगर प्लेन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो कर्वेचर होगा इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट, जबकि कर्वेचर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? आप लोग पढ़े होंगे प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, रेडियस की बात की जाती है तो क्या कहते हैं, रेडियस, उसका रेडियस इनफाइनाइट कैसे आता है बताइए? क्योंकि इसका कर्वेचर क्या है, जीरो है, थोड़ा एक भी नहीं घुमा हुआ है, तो घुमा नहीं हुआ तो यानी कि कर्वेचर की बात की जीरो हो जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। कर्वेचर मतलब घुमावदार भाग, तो घुमावदार भाग है ही नहीं इसमें, तो यानी कि जीरो। तो यानी जीरो होगा तो ये कहाँ टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी की ओर, प्लेन मिरर के केस में। क्लियर? चलिए समझते चलिए सारी चीज़ें, एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे हम लोग। बाकी सड़कों पे जाके देख सकते हैं आप लोग, देखते होंगे जो रोड ऐसे बनाई जाती हैं, जो 4 लाइन्स बनाई जाती हैं, उसमें देखते होंगे कि एक हिस्सा इधर वाला भाग, एक साइड हल्का ऊपर होगा, एक साइड नीचे होगा, वो सब कर्वेचर ही रहते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब गाड़ी टर्न लेती है तो पलटे ना। तो रो इक्वल टू, अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें डिफिनीशन कैसे है, तो ds/d के टर्म में। क्लियर?
ये ऐसे डिफाइन किया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। तो चलिए लिखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, इंट्रिंसिक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी बताइए इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है? यस इक्वल टू सी tan साई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और नीचे लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर रो एट एनी पॉइंट, या लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट पी यस कामा साई। कोई भी हम पॉइंट लेते हैं पी कामा साई, वहाँ पर जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेशन होगा वो क्या होगा? रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। क्लियर? अगर हम यानी कि यस हमारा क्या है? आर्क लेंथ, और हमारा साई क्या है? एंगल। किससे? एक्स एक्सिस से। किस पर? उस पॉइंट पी पर, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए हमारा कैटेनरी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, और इस पॉइंट पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है साई, और यहाँ पर हमारा जो आर्क लेंथ है पी, कहाँ से? लोवेस्ट पॉइंट सी से। अगर जो आर्क लेंथ है उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें? साई के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हमारा जितना एंगल बना रहा है उससे हम क्या कर दें? डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जो हमारा ये टर्म मिल के आएगा वही क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए आप लोग। तो रेडियस ऑफ हमारा कर्वेचर क्या होगा? डी अपॉन डी साई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम क्या कर रहे हैं? साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ये तो डिफिनीशन के हिसाब से आया, मैथमेटिकल टर्म। अब क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखिए इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बताइए? साई। साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वी गेट, सबको दिख रहा है? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए सी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ से हो जाएगा डी एस अपॉन डी साई। सी बाहर, tan का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर साई इंटू क्या बताइए? प्लस इतना ही होगा ना, क्योंकि साई का ही है और साई से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर साई। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। यही हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसी को और दूसरे टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 और 2 से पहले लिख लीजिए। तो लिखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इम्प्लाइज क्या कर जाएगा बताइए? तो डी एस अपॉन डी साई की जगह क्या रखेंगे? रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। और आप लोग जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है? सी सेक साई। दिख रहा है सभी को? चलिए यहाँ लिख देते हैं ऊपर। तो रो इक्वल टू हमारा क्या हो गया? y इक्वल टू रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, दिख रहा है इधर? तो यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं, यहाँ से सिंस, अभी साइड में लिख लीजिएगा। तो रो इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप लोग जानते हैं सिंस y इक्वल टू जो होता है सी सेक साई। हमने पढ़ाया है अभी, इस बात को आपको पता होगा, दिख रहा है सबको ना? तो सी सेक साई होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? सी सेक स्क्वायर साई। तो एक सेक इसके साथ ले लेंगे, यानी कि हम अगर लिखें सी सेक साई इंटू सेक साई तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एक टर्म हम यहाँ पर रखेंगे, सी सेक साई की जगह हम क्या रख सकते हैं? y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे y इंटू सेक साई। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई सबको? या ऐसे लिखिए या ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारा सी सेक साई है, तो क्या करें? इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दें और सी से डिवाइड कर दें। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई अपॉन सी।
क्योंकि इससे दोनों से डिवाइड कर दिए हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला लिखिए जिस टर्म में ज़्यादा पूछा जाता है। तो सी स्क्वायर बाई सी, तो इसी को लिख सकते हैं क्या, सी सेक साई का होल स्क्वायर और बटे में सी, यहाँ होल स्क्वायर कर लीजिएगा। और सिंस यहाँ पे न लिखकर इसके नीचे लिखिएगा, सिंस क्या लिखेंगे कि y इक्वल टू सी सेक साई, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाई सी। तो आप लोग देख पा रहे हैं हाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमारा एक रिलेशन आ गया। तो वाई स्क्वायर अपॉन सी दूसरा रिलेशन। तो एक इसको भी याद रखिएगा, और ये हमारा रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई, इसको भी याद रखिएगा। इन दोनों टर्म्स को याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हाइट में अगर देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। और यहाँ से देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सी हमारा कांस्टेंट है। अगर इसमें डायग्राम बनाया जाए अब तो इसका कुछ क्या बनेगा, आप लोग पढ़े हैं वाई स्क्वायर 4ax, ये पैराबोला का केस होता है। किस में, उस केस में हमारा जो एक्सिस होता है क्या होता है, एक्स एक्सिस। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब ऊपर वाई स्क्वायर, इधर हमारा वाई है, क्लियर। तो एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर। अगर यहीं पर हम बात कर रहे हैं वाई को रिप्लेस कर दें एक्स से, यानी हम y को अब ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम y और रो के बीच में डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो y को हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और हम अब रो को ले रहे हैं y एक्सिस पे। तो देखिए जो डिपेंड करता है हम लोग उसको ज़्यादातर y एक्सिस पे लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो y के बदलने पर रो बदलेगा हमारा, तो y को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं, दिख रहा है मार्कर में इंक खत्म होने वाला है लग रहा है। चलिए अभी इंक डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले समझिए। तो हम इसको ले रहे हैं y को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और रो को अपना y एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक। तो अगर इसके बीच में अगर बनाया जाए तो पैराबोली वाई स्क्वायर इक्वल टू रो, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू रो है, बताइए। यानी कि हमारा ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा ही बनना चाहिए डायग्राम, लेकिन हाइट निगेटिव नहीं होगा, तो यानी कि इधर का पोर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा पैराबोला ऐसे, हमारा कैटेगरी ऐसे था, और हाइट हम एक्स एक्सिस के एबव ले रहे थे। तो ये जो डिस्टेंस है कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी 0 से ग्रेटर देन, ठीक। यानी इधर का पोर्शन होगा, कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। तो जैसे जैसे हमारा y देखेंगे, अब यहाँ से देखिए जो ये डायग्राम आया अभी कुछ इस तरीके से आया है। पैराबोला बनाएंगे तो कैसे बनेगा पैराबोला, ऐसे बनेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू रो, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप का। मान लीजिए 4x यहाँ 1 हो गया, तो ये 1 के बाद मान लीजिए a इक्वल टू 1/4, तो यह कट जाएगा तो 1 यानी x, तो यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू x। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो निगेटिव y होगा नहीं, तो यानी y हमारा इधर होगा पॉजिटिव, तो इसको हटा दीजिए, ये वाला डायग्राम आएगा नहीं, तो इधर हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे y बढ़ रहा है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज़्यादातर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सभी को, नहीं आ रहा है? डायग्राम देखिए, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा बढ़ेगा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग कैटेगरी में, वैसे वैसे हमारा जो ये है कर्वेचर है, जो घुमाव है वो कम होता चला जाएगा। शुरू में टर्निंग बहुत ज़्यादा है, फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर टर्निंग बहुत ज़्यादा है, जबकि इधर क्या है एकदम स्ट्रेट लाइन बनता चला जा रहा है। तो यानी कि इधर क्या है, नीचे वाले पोर्शन जहाँ पर हाइट कम है वहाँ पर टर्निंग सबसे ज़्यादा है, और जहाँ पर हाइट ज़्यादा है वहाँ पर घुमाव कम है। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारा हाइट, वैसे वैसे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, न कि घट रहा है। जबकि कर्वेचर हमारा क्या रहा है, हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं। अगर इसके बीच में डायग्राम बनना चाहिए, बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। जिसको बनाना है वो बना ही लेते हैं डायग्राम, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। तो ये दो रिलेशन मिल गए हमारा। तो यहाँ से देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हाइट की कैसे वेरी कर रहा है, कि हाइट ऐसे वेरी करेगा तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे वेरी करेगा। ठीक, समझ में आ गया सबको?
और चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे तो वही हो जाएगा कि एट पॉइंट ए पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि वाई के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वह पॉइंट एट यानी सस्पेंशन जहाँ पर है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वहाँ पर क्या होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम होगा, जबकि लोवेस्ट पॉइंट पे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सॉरी हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा। क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लोवेस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर घुमाव कितना है, सबसे ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर अगर सर्किल बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, कुछ इतना बड़ा बनेगा सर्किल, जबकि यहाँ पर सर्किल बनाना हो तो देखिए अब ऐसे ऐसे करके ले जाइए, कहाँ बनेगा, ढूंढिए उसको सर्किल को, इतना बड़ा होगा तो इसके हिसाब से जो रेडियस होगा आर वो बड़ा होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट मिनिमम होती है इसलिए यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम होती है इसलिए यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम होगा। ठीक, तो यहाँ पर रो इक्वल टू निकाल लीजिए, क्या लिखे हम, वाई स्क्वायर बाई सी, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना, अगर लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं नीचे आर करके, यहाँ सी हमारा कांस्टेंट इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़े हम। क्लियर हो गया सबको, यहाँ रो लिख लीजिएगा, रो क्या है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर बोल रहे हैं, राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो अब भी लिख सकते हैं। ठीक, किसी को डाउट होगा तो बता दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए अभी तक कितने फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल, कुछ याद है आप सभी को, नहीं याद है तो चलिए एक बार समराइज करा देते हैं, सारे फार्मूले एक साथ लिखवा देते हैं, इससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो एक बार लिख लीजिए सारे फार्मूले, जो भी फार्मूले आए हम लोगों के। पहला, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी, यस इक्वल टू क्या आया था, सी टाइम्स आई। दूसरा हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी, तो क्या आया था, वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। थर्ड क्या पढ़ा था बताइए, रिलेशन हम लोग पढ़ते गए थे, यस इक्वल टू यस और यक्स में रिलेशन हमारा गया था सी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। फोर्थ क्या था, एक्स इक्वल टू सी लॉग टेन सेक्स आई प्लस टेन आई ना, इसको लिखिए, अभी बता रहे हैं आपको क्या करना है इसमें। और y इक्वल टू सी सेक्स आई, ये सारे के सारे आप लोग देख रहे होंगे एंगल में हैं, ये सारे के सारे एंगल हैं। ठीक, क्योंकि लॉग के अंदर भी, सेक के अंदर एंगल एंगल एंगल, क्योंकि टेन के अंदर जो होता है वो एंगल ही होता है, तो सारी चीज़ें एंगल में है। ठीक, तो किसका यूज कहाँ कब फार्मूले में करना है सवाल में, उसको हम यहाँ पर बता देंगे आपको। 6 पॉइंट लिखिए, x इक्वल टू सी लॉग वाई प्लस यस बाई सी। 7th, वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने देखा था सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। 8th, टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई अभी हमने देखा। और 9th, इधर देख लीजिए 9 नंबर हमने क्या देखा, रो इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई सी इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। इतनी चीज़ें हमने देखी। तो ऊपर जितने भी एंगल हैं देखिए, ये एंगल जितने भी फार्मूले हैं, एंगल वाले फार्मूले कौन कौन से, ये भी हो गया। चलिए रुक जाइए, एंगल वाले फार्मूले देखिए जिसमें केवल साई आ रहा है, तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और कहाँ है तीसरा, इन सारे फार्मूलों का। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को, यानी जिसमें साई भी आ रहा है उसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, इन सभी को। तो जहाँ जहाँ एंगल आ रहा है, तो जब भी कहेगा स्पेन या साइक निकालने के, तो स्पेन निकालने के लिए हमें एक्स निकाल लेंगे तो स्पेन आ जाएगा, क्योंकि स्पेन इक्वल टू आप लोग जानते हैं 2x के बराबर होगा, दोनों इक्वल थे तो। और साइक के बारे में हमने बताया था क्या होता है, y माइनस सी। ठीक, क्योंकि हमारा कैटेगरी ऐसे बनेगा, तो इस पॉइंट का जो होगा y, और ये y कहाँ का है, y
एफ वाई मैक्सिमम जहाँ सस्पेंशन ऑफ पॉइंट है, जहाँ पर हमने कटंडी को लटकाया है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट पर का हाइट है, तो वाई उस पॉइंट का हाइट माइनस से हमारा सी जो था यहाँ से, और यहाँ से क्या था हमारा एक्स एक्सिस, तो यहाँ से जो हाइट होगी, क्योंकि ये सी था, यहाँ पर अगर इसको वाई मान लें तो इतना भाग घटाएंगे, यानी कि इतना भाग घटाना होगा, इतना भाग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा हमारा डिस्टेंस यहाँ से, तो आएगा वाई माइनस सी। तो ये वाला आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सेग आता है वो वाई माइनस सी के बराबर आता है। ठीक, अब ये जो होता है हमारा एक्स होता है, ये भी एक्स, और दोनों क्या है सिमेट्रिक है, तो ये भी एक्स हो गया, तो स्पैन टोटल ले आएगा, तो स्पैन की बात करें तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर, तो स्पैन जब भी निकालना होगा हम x निकाल लेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पैन आ जाएगा। सेक की जब भी बात करेंगे तो क्या करना होगा, हमें y अगर पता है तो हमें c दिया रहता है गिवन, तो y माइनस सी कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। यानी हमें किसको खोजना होगा, y को खोजना होगा। y जैसे ही मिल जाएगा हम लोग निकाल लेंगे y माइनस सी। क्लियर, यानी y और c हमें ढूंढना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उस इन्फॉर्मेशन के जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगा उसी का यूज करके y और c निकालेंगे, तो और y माइनस सी कर देंगे तो हमारा सैग आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सैग। क्लियर है सबको डायग्राम से। तो जब भी एंगल दिया रहेगा तब हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको साइड की वैल्यू दी हुई है, अगर स्पैन पूछ लिया मान लीजिए, ठीक, एंगल में बात किया है, आपको पूछ लिया सैग पूछ लिया, स्पैन पूछ लिया, तो हम इन सारे फार्मूलों का यूज करेंगे जो एंगल में दिए हुए हैं, यानी इधर के फार्मूले यूज करेंगे अगर कोई भी एंगल में हमें इंफॉर्मेशन दी गई हो। और जब एंगल में नहीं दिया गया है तो इधर के फार्मूले को यूज करेंगे। स्पैन निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, एक्स हमारा दिया हुआ है, सैग निकालना होगा तो इसका भी यूज कर सकते हैं, वाई यहाँ से आ जाएगा, या इस फार्मूले का अगर टेंशन दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, सवाल जैसा रहेगा उसके हिसाब से। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए वाई इक्वल टू सी, और इसका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग इसके बाद अब सवाल ही करेंगे, क्योंकि इसके आगे अब सारे सवाल हैं, तो सवाल करेंगे, उसके बाद अब सारे सवाल हैं और सवाल ही चलेंगे अब कुछ 5-6 लेक्चर, इतने भी हो सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरी थी हमने सारे पढ़ा दिया है, और आप लोग अब इस बेस पे सवाल करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग ट्राई करिएगा, सवाल अगर आपसे बन पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हम तो बताएंगे ही, क्योंकि इसका जो है कॉमन ये जो है मैकेनिक्स है, जो मैकेनिक्स में यही खास बात है कि जब तक कोई आपको सवाल नहीं बता देगा एक बार, तब तक आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, क्या करना है। आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि सवाल पहले सबसे बात, सवाल को करने के लिए सवाल समझ में आना चाहिए, और जब सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। और देखिए बहुत लोग क्या होता है कि मान के चलते हैं, आपको बता देंगे कि मैकेनिक्स बहुत ईजी होता है, और वास्तव में मैकेनिक्स ईजी है, लेकिन कब मैकेनिक्स ईजी है लेकिन मार्क्स कम आएंगे, इस ध्यान रखिएगा। मार्क्स 50 में 50 भी आ सकते हैं, आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50 आ सकते हैं, और 0 आउट ऑफ 50 भी आ सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें क्या है, जैसे हमने अभी बता दिया है, आप लोग 5 दिन अभी छोड़ दीजिए पढ़ाई, उसके बाद भूल जाएंगे, और जो सवाल भी कराएंगे अगर एक बार किए हैं, 2 बार, एक ही बार करके छोड़े हैं, तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। वहाँ आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा किसके आगे क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर हर स्टेप बदलेगा इस तरीके से, और नए टर्म्स यूज होंगे, क्योंकि उसमें प्रूव करना रहता है सारी चीज़ें, आपको आंसर मैच कराना रहता है। अगर आप आंसर नहीं मैच करा रहे हैं तो आपके मार्क्स तो कटेंगे ही, तो ध्यान रखिएगा। तो जितनी ज़्यादा, कम से कम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 5 टाइम्स करनी ही करनी है, जितनी बार भूलेगा। और इस पर टेंशन नहीं लेना है कि भूल जा रहे हैं, जो भूल जा रहे हैं उसको टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। भूल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होगा, तो भूलते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रैक्टिस कीजिए, भूलेंगे फिर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन अगर पढ़ेंगे तो उस दिन के लिए तो याद ही रहेगा, क्योंकि भूलता कब है, जब 2-3 दिन हो जाता है, 4 दिन हो जाता है तब। लेकिन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप देखेंगे जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम के दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें आप 6 घंटे सोएंगे, और मान ले रहे हैं 4 घंटे कुछ आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा वर्क, और बाकी का जो समय बना, मान लीजिए 10 घंटे हो गए, बचे 14 घंटे। 14 घंटे में अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों की, मान लीजिए 2 घंटे और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बचा 12 घंटे। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं मैकेनिक्स को पेपर के दिन,
अगर बाकी ऐसा मेहनत किए हैं शुरू से तब, तो आप देखेंगे एक यूनिट जब पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट 5 यूनिट है आपके, यूनिट 1 पढ़ेंगे तो लगभग 2 घंटे में निपटा देंगे उसको आराम से। सेकेंड यूनिट भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही 2 घंटे लगेंगे, थर्ड यूनिट 2 घंटे, ऐसे करके 5 घंटे, टोटल 10 घंटे। तो 10 घंटे में आप अपना निपटा सकते हैं। अगर 2 दिन मिल गया आपको गैप तो आराम से और अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन सारे सवाल पढ़ना नहीं रहता, आधी चीज़ें तो आती रहेंगी आपको, केवल पन्ने पलटते रहना होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी आप एग्ज़ाम के टाइम पे सारा यूनिट पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ यूनिट ऐसे कर लीजिएगा कि आपको 2 से 3 यूनिट रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो सारी चीज़ें आपको पता हो। लास्ट के केवल 2 यूनिट या 3 यूनिट या शुरू के 2 यूनिट 3 यूनिट आपको रिवीजन करना हो, बाकी यूनिट आपको रिवीजन के लिए नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि 5 यूनिट आप अपना छोड़ के रखते हैं और लास्ट के दिन पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से उनका क्या होता है, नंबर गड़बड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। कोई बताता नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे साथ के जो भी लड़के हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हम समझा दे रहे हैं आपको। उनको लगता था कि नहीं वो कर ले जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं उनका, जबकि उनको आता था। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आ रहा था सवाल। ठीक, चलिए आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। कल देखेंगे इसके आगे 4th लेक्चर। आज 4th लेक्चर हो गया, 5th लेक्चर में देखेंगे इसके आगे अब सवाल ही चलेंगे, जितने भी सवाल थे इंपॉर्टेंट सवाल उसको देखेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं।